Okay, so now we'll start this very important topic, bond valuation. तो bond valuation से हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी आपके सिलेबस में जो वैसे तो सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको धीरे धीरे समझ में आने लग भी जाएगा। पहले 1-2 दिन लगेगा, अरे क्या हो रहा है, ऐसा तो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। अभी डिस्काउंट की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ विल फोकस ओनली ऑन बॉन्ड वैल्यूएशन। फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी प्लीज टॉक टू आवर ऑफिस पीपल। सो व्हाट इज अ बॉन्ड? व्हाट इज अ बॉन्ड? आजकल तो न्यूज़ में भी बहुत है, यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इंडिया में बॉन्ड रेट बढ़ गया। तो ये बॉन्ड क्या होता है? सो बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो समझो, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, या तो वो डेट सोर्स होगा या इक्विटी सोर्स होगा। डेट सोर्स का मतलब है आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको रीपे करोगे। ओके, इसमें ऑब्लिगेशन टू रीपे है, दैट इज अ डेट ऑब्लिगेशन। तो बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो कंपनी इशू कर रही है फंड रेज करने के लिए, वो एक ऑब्लिगेशन ले रही है कि मैं आपको आपका पैसा लौटाऊंगा विथ इंटरेस्ट। इज इट राइट? बगैर इंटरेस्ट के तो कोई देगा नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको इन्वेस्टर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा आप मुझे 5 लाख दे दो, मैं आपको 5 लाख वापस कर दूंगा, तो आप देंगे? नहीं देंगे। सो देर इज अ लॉन्ग, एंड यूजुअली इट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के नाम डिफरेंट होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। बट व्हेन आई से बॉन्ड, आई यूजुअली मीन अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म यानी कितना लॉन्ग टर्म हो सकता है? कुछ कंपनी 3 इयर्स का बॉन्ड इशू करती है, कुछ कंपनी 25 साल का बॉन्ड भी इशू करती है, और तो और कुछ कंपनी इरिडीमेबल बॉन्ड भी इशू करती है, यानी उसको वो रिडीम ही नहीं करेगी, फॉर इनफाइनाइट पीरियड ये बॉन्ड आउटस्टैंडिंग रहेगा। कुछ कंपनी, जैसे मैंने भी देखा था, 100 साल के लिए भी बॉन्ड इशू करती है। तुम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारे आने वाले 4 जनरेशन के बाद वो रिडीम होगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। बट प्रैक्टिकली आप इंडिया में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज है वो 5 साल या 10 साल का बॉन्ड इशू करती है, क्योंकि इन्वेस्टर भी उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा। जितना उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी उसका रिस्क भी बढ़ेगा। एम आई राइट? क्योंकि 15 साल बाद कंपनी बोलेगी मैं पैसा वापस कर दूंगी आपको, आप सोचेंगे 15 साल तक कंपनी टिकेगी या नहीं टिकेगी, मैं टिकूंगा या नहीं टिकूंगा, दोनों बातें हैं। तो जितना उसकी ड्यूरेशन या मैच्योरिटी बढ़ती है, रिस्क भी बढ़ता है। यूजुअली पीपल इन्वेस्ट व्हेन यू नो कि नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 10 है, 15 है। सो दैट इज अ बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म कैन बी अप टू इनफाइनाइट पीरियड ऑल्सो। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है द बोरोवर हैज द ऑब्लिगेशन टू रीपे, ठीक है। बॉन्ड कैन बी सिक्योर्ड एंड बॉन्ड कैन बी अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड यूजुअली सिक्योर्ड ही होते हैं, क्योंकि जो भी आदमी पैसा देगा उसको सिक्योरिटी चाहिए। इज इट राइट? मैं आपसे कहता हूं मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, बदले में मैं आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देने वाला हूं। 5 साल बाद आना, पैसे मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, दोगे? सारे लोग बोल रहे नहीं देंगे। भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है, सही बात है। मैं भी रहूंगा तो यही जवाब दूंगा। तो यूजुअली इन्वेस्टर क्या सिक्योरिटी चाहता है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं वो तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। जो पब्लिक कंपनीज बॉन्ड इशू करती है यूजुअली दे आर ऑल्सो सिक्योर्ड। कल को कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी कि कंपनी के एसेट्स को बेचो और इसको पेमेंट करो।
तो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनीज हो, ये भी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, बट कभी कभी अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, एंड दीज आर इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज। यूजुअली अनसिक्योर्ड में वो अपने नोन लोगों को इशू करती हैं, जैसे डायरेक्टर्स के फैमिली को इशू कर दिया उसने, तो वैसा भी हो सकता है। क्या इससे मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, करेक्ट, और अनसिक्योर्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड होल्डर को रिस्क ज़्यादा है। तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड का डिफरेंस यही है कि अनसिक्योर्ड का, बिकॉज इन्वेस्टर हैज़ अ हायर रिस्क, उसका एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगा, उसको हमें ज़्यादा कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। नाउ विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आज हम पहले आपको 5-10 मिनट बेसिक्स बताएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर डायरेक्टली प्रॉब्लम चालू कर दो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ बॉन्ड? फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, इट इज़ यूजुअली इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। आपने कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम सुने होंगे, आरबीआई बॉन्ड सुना है, और वो इनकम टैक्स में भी है ना, सेक्शन 54 ईसी वगैरह में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड, ऐसा कुछ है क्या? और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, और भी ऐसे जिसमें आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, वो सब गवर्नमेंट इशू कर रही है। इन एडिशन गवर्नमेंट जनरली बहुत सारे बॉन्ड इशू करती है। उसके बाद पीएसयू बैंक बॉन्ड इशू करते हैं, गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं। देन नेक्स्ट इज हाईली रेटेड कंपनीज बॉन्ड इशू करती है, जैसे टाटा ग्रुप की कंपनीज ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं, रिलायंस ग्रुप ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं। जब ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। रिलायंस ने इशू किया तो डिबेंचर, गवर्नमेंट ने इशू किया तो बॉन्ड। क्या उससे मेरे कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यूजुअली क्या होता है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी तो इंटरेस्ट रेट अगर 8% है, उतनी मैच्योरिटी का अगर बॉन्ड कोई प्राइवेट कंपनी इशू करेगी तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग यानी उसके रिस्क ऑफ डिफॉल्ट क्या है। इज इट राइट? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, बट प्रैक्टिकली गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे गारंटर कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से बेहतर गारंटर और कौन हो सकता है? ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना आपको कूपन रेट का। कूपन रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट विच इज पेड टू द बॉन्ड होल्डर। इंटरेस्ट रेट पेड टू द बॉन्ड होल्डर। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 8% बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी, तो ये 8% क्या है? कूपन रेट है। हम अपने इस पूरे चैप्टर में कूपन रेट वर्ड यूज करेंगे। कूपन रेट जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है वो रेट को हम कूपन रेट बोलते हैं, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है। अब आप पूछ सकते हो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, घट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। एक बार कंपनी ने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो कंपनी 10 साल तक 8% हर साल पे करना ही है, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6 क्यों ना हो जाए, 7 क्यों ना हो जाए। इज इट राइट? सी, ये वर्ड बॉन्ड का भी एक मीनिंग है। बॉन्ड मीन्स कमिटमेंट। इज इट राइट? यानी कि मैं आपको कमिट कर रहा हूं कि मैं आपको 8% कूपन पे करूंगा और आपका प्रिंसिपल आपको वापस करूंगा। इज इट राइट? सो दैट इज वाई दिस वर्ड बॉन्ड हैज कम इनटू पिक्चर। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हो, बट बॉन्ड हेयर मीन्स अ कमिटमेंट बाय द बोरोवर टू पे व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। तो कूपन रेट इज द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट रेट बाय द बोरोवर। इसमें इन्वेस्टर को फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया मार्केट में तो उसको फायदा है, उसको वो कूपन रेट ही मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो नुकसान है, क्योंकि उसको 8% ही मिलने वाला है। बॉन्ड आर रिडीम्ड एट पार
और एट प्रीमियम। ये हमारे काम की लाइन है। अगर आपको क्वेश्चन में रिडम्पशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पार लेंगे या प्रीमियम लेंगे? एट पार लेंगे, टिक करके रखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो एट पार लेना है। तो एक स्टूडेंट का कहना है कि बॉन्ड एफडी की तरह होते हैं। वेरी गुड। जैसे एफडी अगर आपने ले लिया और बैंक आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है तो फिर वो 5 साल के बाद उस 6% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको रिडम्पशन कर देती है। यस और नो? उसके बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो ज़्यादा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड होते हैं, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, वहाँ पर आपको कूपन रेट मिलेगा। लेकिन एक और बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। उसमें जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। मार्केट में रेट बढ़ गया तो कंपनी ज़्यादा देगी, घट गया तो कंपनी कम देगी। दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। हमारे सिलेबस में दोनों है बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आर ऑन फिक्स्ड रेट बॉन्ड। एक या दो क्वेश्चन ही हमारी बुक में फ्लोटिंग रेट पे है, बाकी सारे क्वेश्चन फिक्स रेट का ही है। बॉन्ड्स विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो थोड़ी देर के बाद या कल हम देखेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के फीचर्स और उसके प्रॉब्लम्स। इज इट राइट? तो कुछ कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बॉन्ड तो इशू कर ही रही है, उसके साथ उसमें एक और ऐड कर देती है, समथिंग मोर, एंड दैट इज कन्वर्जन ऑप्शन। कन्वर्जन ऑप्शन ऐड कर दिया तो इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मुझे बॉन्ड में जो कूपन है, जो प्रिंसिपल, वो तो एक मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंपनी मुझे मैच्योरिटी के दिन शेयर भी इशू करेगी। उसमें क्या फ़ायदा है, शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन कंपनी आपको अगर शेयर इशू करे, हो सकता है 5 साल बाद इसकी वैल्यू 250 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, तो आपको तो एक बहुत बड़ा कैपिटल गेन हो सकता है। तो इस लालच में कंपनी क्या करती है, और इस लालच से इन्वेस्टर कन्वर्टिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और उसको लगता है अगर मान लो प्राइस घट गई शेयर की, कोई बात नहीं, कैश ले लेंगे। इज इट राइट? नाउ नेक्स्ट फीचर इज बॉन्ड्स इशूड एट डीप डिस्काउंट विथ नो कूपन एंड रिडम्पशन एट पार और प्रीमियम विल बी कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। कभी आपने नाम सुना है जीरो कूपन बॉन्ड का? ये भी हमारे सिलेबस में है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चन है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि इस पे कंपनी कूपन पे नहीं करती है, फिर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? सपोज रिडम्पशन वैल्यू 1000 रुपये है, इसकी मैच्योरिटी सपोज 5 ईयर्स है, तो इशू प्राइस क्या होगा, 1000 होगा या कम होगा? सिर्फ आपको बोलना इशू प्राइस कम होगा या 1000 ही होगा, या 1000 से भी ज़्यादा होगा? आपको क्या लगता है, कम होगा? तो इशू प्राइस विल बी से, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 600 रुपये। एग्जाम्पल, कैलकुलेशन हम करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अमाउंट कैसे आता है। तो अब क्या होगा, आप इन्वेस्टर हैं, आप आज ईयर 0 में 600 रुपया इन्वेस्ट करो, 5 साल के बाद मिलेगा तुम्हें कितना, 1000, तो 400 रुपये की कमाई हुई ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अक्रू होता जा रहा है, और एक साथ आपको इंटरेस्ट कंपनी एक साथ दे रही है, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। अगर इसकी मैच्योरिटी मान लो कम है, 4, 5, 6 साल है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अगर वही इसकी मैच्योरिटी सपोज 20-25 साल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कि जितनी मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा। सपोज ये 5 साल की जगह ये 20 साल होता तो 1000 रुपये अगर रिडम्पशन वैल्यू है तो कंपनी आज क्या करती, कितने पे इशू करती, 600 से कम में करती या 600 से ज़्यादा में करती, और कम, लेट से 200 में ही कर देती। आज आप 200 रुपये दो, कंपनी आपको 20 साल के बाद 1000 रुपये देगी। इज इट राइट? तो हमें ये सारे कैलकुलेशन सीखने हैं कि कंपनी किस भाव पे बॉन्ड इशू करती है। अब एक और क्वेश्चन है कि बॉन्ड होल्डर
इसकी स्टेटस क्या है, इज ही लाइक अ क्रेडिटर और इज ही लाइक एन ओनर। ऑप्शन ए क्रेडिटर, ऑप्शन बी ओनर। बॉन्ड होल्डर की स्टेटस क्या है, बॉन्ड होल्डर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखेगा, क्रेडिटर और ओनर। व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हो ना आप लोग, क्रेडिटर है क्योंकि उसको उसका फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, नुकसान हुआ तो कंपनी का। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर। नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर का नुकसान है। यहाँ पर आपको आपका जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है वो मिलेगा, इसलिए उसकी जो पोजीशन है वो क्रेडिटर की तरह है। शेयर होल्डर की पोजीशन जो है वो ओनर की तरह होती है। ऑफ कोर्स अगर कंपनी पूरी तरह डूब गई तो बॉन्ड होल्डर को भी नुकसान हो सकता है, बट पहले पैसा किसको दिया जाता है, कंपनी अगर लूट गई डूब गई तो पहले एसेट बेच करके बॉन्ड होल्डर को पे करेंगे, इसलिए ही स्टेटस इज लाइक अ क्रेडिटर। नेक्स्ट इज बॉन्ड होल्डर्स अज्यूम रिस्क बट कंपैरेटिवली लोअर देन द इक्विटी इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है कि मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 करोड़, तो पहले मैं डिविडेंड पे करता हूँ या पहले इंटरेस्ट पे करता हूँ, पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर उसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद इसमें से डिविडेंड पे करते हैं। यानी जब भी कंपनी को इन्वेस्टर्स को पे करना हो तो पहले बॉन्ड होल्डर को पे करेंगे, फिर कुछ अगर बच गया तो शेयर होल्डर को पे करेंगे। वो भी वहाँ पर कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि पे करना है नहीं करना है। डिविडेंड पे करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना तो एक रिस्क आपका वहाँ पे कम हो गया। दूसरा, अगर कंपनी डूब गई, लिक्विडेशन में चले गई, तो पहले पैसा किसको देंगे, बॉन्ड होल्डर को देंगे, ठीक है। तीसरा, बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। यूजुअली इक्विटी शेयर को कोई सिक्योरिटी नहीं है। इक्विटी शेयर ने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड इज गुड फॉर दोज इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। जिनको रिस्क नहीं लेना वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में। जिनको रिस्क लेना है, आप जैसे लोग, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। इन केस इफ बॉन्ड होल्डर्स डू नॉट रिसीव इंटरेस्ट, दे हैव राइट टू फोरक्लोज सेल द कंपनीज एसेट एंड रिकवर देयर प्रिंसिपल। ये उनके पास एक अधिकार है कि अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, प्रिंसिपल पे नहीं करती है, तो वो कंपनी के एसेट्स को बेच सकते हैं, अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो दैट इज वाई बॉन्ड्स हैव लेस रिस्क कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, दुनिया में दोनों टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको रिस्क लेना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, एक जिनको रिस्क नहीं लेना है तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगला जो थियरी क्वेश्चन है जो आपको जानना भी चाहिए, व्हाई डू कंपनीज एंड गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स, व्हाई डू कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इशू बॉन्ड्स, इज इट राइट। पहली बात तो गवर्नमेंट, सरकार के खर्चे बहुत हैं, यस और नो। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, खर्चे बहुत है, उसके कंपैरिजन में इनकम कम है, इज इट राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर बजट बनाती है। एक्सपेंडिचर बजट बनाए कि इस साल कितने खर्चे लगने वाले हैं, टोटल करेंगे, डिफेंस पे कितना, एडमिन पे कितना, इस पे उस पे कितना। सपोज एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए 100 करोड़ लिखते हैं, वैसे तो अपनी बजट जो है वो कई लाख करोड़ की होती है। उसके बाद वो सोचेंगे कि अब इसका मैच कैसे करें, तो पहले सोचेंगे पब्लिक को पहले टैक्स लगाओ, जितना लूट सकते हैं लूटो, इनकम टैक्स लगाओ, जीएसटी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, जो जो जहाँ से, जब तक पब्लिक रोड पे आके मारपीट पे ना उतारू हो जाए तब तक टैक्स लगाते रहना है। सरकार को ही पता है कहाँ तक खींचना है, ठीक है, वहाँ तक आपको स्ट्रेच करेगी ताकि पब्लिक रोड पे ना आ जाए मारपीट करने के लिए। उसके बाद क्या करती, जो भी पीएसयूज हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उनसे वो डिविडेंड लेती है।
जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, उनको गवर्नमेंट बोलती है डिविडेंड बांटो, डिविडेंड दो, ताकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास आए। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा बहुत नोट प्रिंटिंग करती है, बट ज़्यादा नहीं कर सकती है ना, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब ये सब मिला जुला के मान लो 90 हो पाया, तब क्या करेंगे, 10 करोड़ का बॉन्ड इशू करेंगे। हर साल गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, लाखों करोड़ों रुपए के बॉन्ड इशू करती है। और अब तो अपनी देश की हालत ऐसी हो गई है कि पिछले बॉन्ड को रिडीम करने के लिए नया बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, तो ये है, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो देखा जाए तो एक तरफ से बैंकरप्ट हो चुकी है, बट उनके पास पावर है तो वो पैसा भी, मनी भी यूज़ कर सकती है, मनी प्रिंटिंग करती है और बॉन्ड इशू करती है। Otherwise, most of the governments are in bankruptcy situation. Second reason is bonds are cheaper source of financing. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आर चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। क्यों? एक तरफ आप इंटरेस्ट पे करोगे, दूसरी तरफ इक्विटी डिविडेंड पे करोगे, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? As a shareholder, I would want more dividend, और as a bond holder, I would want more interest. आराम से सोच के बताना है। Is it right? Yes, interest या डिविडेंड? डिविडेंड। यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो ना, यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो। या मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तो इसको भी रिस्क ज़्यादा होता है। एक तो आप इंटरेस्ट रेट कम होता है, दूसरा इंटरेस्ट के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्स एडजस्टमेंट है। क्या है? इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। यानी अगर आप 10 रुपये इंटरेस्ट पे करते हो और अगर टैक्स रेट 30% है, तो आपकी टैक्स सेविंग कितनी होगी? टैक्स सेविंग 3 रुपये होगी, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट को एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, और अगर टैक्सेबल इनकम कम हो गया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, तो 3 रुपये आपकी टैक्स सेविंग हो गई। तो नेट कॉस्ट कितना आया? 10 रुपया पे करके 3 रुपये मिल गए आपको, इसी 3 रुपये की बचत हुई, तो 7 रुपये हुआ ना। लेकिन अगर आपने 10 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया तो क्या उसका डिडक्शन मिलता है? नहीं। तो यहाँ पर आपका 10 रुपये का 10 रुपये रहेगा। इक्विटी में उल्टा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, उनमें आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डेट और प्रेफरेंस शेयर इन कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स दैट इट इज़ अ फाइनेंशियल लिवरेज। अब ये चीज़ तो आपने इंटर में भी पढ़ा है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि हमने सपोज फंड्स रेज किया 10% पे, लेकिन मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 20% है। मैंने लोन लेकर बिजनेस चालू किया, 100 रुपये लोन लिए, 20 रुपये कमाया, इंटरेस्ट कितना पे करना है? 10 रुपये। तो बचा हुआ 10 किसकी जेब में जाएगा? ओनर की जेब में जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। इसीलिए कंपनी भर भर के बोरो करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि बिजनेस में कमाई ज़्यादा है, लेकिन इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करना है। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। तो जो रिस्क टेकिंग कंपनीज हैं, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बॉन्ड इशू करेंगे। अगर उसको अपने आप पे भरोसा है कि मैं इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो आई विल गो फॉर बॉन्ड, आई विल नॉट इशू इक्विटी शेयर। इक्विटी इशू करोगे तो उसको बराबरी का शेयर देना पड़ेगा, बॉन्ड होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। और ये इंडिया में बहुत बड़ा कारण है बॉन्ड इशू करने का। इंडिया में बिजनेसमैन बहुत ही रिस्क टेकर्स होते हैं, उनको ये भी पता कई बार कि नहीं दिया तो देश छोड़कर जाने का भी हमारे पास एक रास्ता रहता है, तो फिलहाल तो बोरो कर लो, बाद का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो जितना जहां से बोरो कर सकते हैं हम करेंगे। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बॉन्ड होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है। यानी 100 करोड़ रुपए आपने रेज भी कर लिया और कंट्रोल में कोई इंपैक्ट भी नहीं आने दिया।
इक्विटी शेयर अगर आप इशू करेंगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, यहाँ पर आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो दीज आर सम रीजंस आई हैव मेंशन्ड विच आर इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई कंपनीज एंड गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स। ये पहले 3 पैराग्राफ सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए थे, एग्जाम में उसमें से कुछ भी आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। फिर तुम बोलो सर फिर क्यों पढ़ाया, थोड़ा वार्म अप भी तो जरूरी है ना। डायरेक्टली क्या T20 खेलने निकल पड़ेंगे क्या, थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी तो खेलो। चलिए अब हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बॉन्ड वैल्यूएशन। इसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू होगा। फर्स्ट इज व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मीन्स पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हर बॉन्ड का कुछ ना कुछ पार वैल्यू या फेस वैल्यू होता है। यूजुअली कितना होता है, राउंडेड ऑफ फिगर्स में होता है, यानी 100 रुपये, 1000 रुपये, और इवन 10,000 रुपये का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है। कुछ कुछ कंपनी चाहती है ये छोटे छोटे लोग कंपनी में ना घुस जाएं, तो एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी कर देगी, 5 लाख 10 लाख। तो जो छोटे छोटे हैं वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ये लोग फिर दिमाग भी बहुत खाते हैं। 5 रुपया इंटरेस्ट देना, उसके लिए 5 लेटर लिख देते हैं, तो हमारा एडमिन कॉस्ट भी बढ़ता है। बॉन्ड इशू करने के बाद उनको इंटरेस्ट पे करना, उनकी क्वेरी सॉल्व करना, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, तो अलग अलग हो सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन दिया हुआ रहता है कि कंपनी ने एक बॉन्ड को इशू प्राइस इज 99, तो अब आपको इसकी फेस वैल्यू गेस करनी है, कितना होगा 100। इशू प्राइस और फेस वैल्यू डिफरेंट है। इशू प्राइस मतलब इतने अमाउंट पे बॉन्ड इशू किया, यानी कंपनी ने यहाँ पे 1 रुपया डिस्काउंट दिया होगा। आपने वो डिबेंचर वगैरह चैप्टर पढ़ा है ना फाउंडेशन में या इंटरमीडिएट में, कि कंपनी कई बार बॉन्ड को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तो अगर 100 रुपये के आसपास नंबर घूम रहा है तो आप 100 रुपया फेस वैल्यू अज्यूम करेंगे, ठीक है। या मान लो एक क्वेश्चन में आप करेंगे 995 दिया हुआ है, कंपनी इशूड एट 995, तो इसकी फेस वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे आप, 1000 रुपीज़ अज्यूम करना। इसकी फेस वैल्यू 1000, आप इसके साथ बैठ जाओ, आपको बुक दिखेगी, ठीक है। एक नेक्स्ट, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, फेस वैल्यू नहीं दिया है, अगर 99 दिया है तो 100 अज्यूम कर लो, 98 दिया है तो 100 अज्यूम कर लो, 1005 या 3 रुपीज़ दिया है तो 1000, तो एक आसपास का जो राउंडेड ऑफ फिगर रहेगा उसको आप यूज़ कर लेना, ठीक है। यूजुअली आपको देंगे वो। फिर स्टूडेंट पूछेगा अगर 250 रुपया दिया तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन कभी देते तो नहीं है। फिर तुम पूछोगे 300 रुपया दिया तो क्या अज्यूम करें, फिर 300 ही अज्यूम कर लो, ठीक है। और इसको ध्यान में रखना है, जब भी आप कूपन या इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे, इशू प्राइस पे नहीं, रिडम्पशन वैल्यू पे नहीं, ठीक है। यानी कि इशू प्राइस 99 है, फेस वैल्यू 100 रुपये है और कूपन रेट 10% है, तो कूपन अमाउंट कितना होगा, 10% ऑफ 100 लेंगे या 10% ऑफ 99 लेंगे, आपका आंसर 10 रुपये आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट कभी गलती करता है, वो इसका 10% लेता है, तो वो आंसर गलत माना जाएगा। फिर आपने चाहे बाकी पूरा कैलकुलेशन सब कुछ कर दिया हो, लेकिन आपने 99 का 10% लेकर सॉल्व कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स के बदले में मिलेगा एक बड़ा सा लड्डू। इज इट राइट? हमारे इंस्टीट्यूट के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, एक कैंची लेकर घूमते रहते हैं, बस मौका मिला कट कर देते हैं, ठीक है। तो उनको मौका नहीं देना है। दूसरा है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब मैंने आपको बताया, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी टू द बॉन्ड होल्डर। तो जब पहले
जब कंपनी बॉन्ड इशू करती थी तो एक आपके घर पे ना एक सर्टिफिकेट आता था, अभी भी शायद आता है, बट आजकल बहुत सारा ऑनलाइन हो जाने की वजह से पेपरलेस हो गया है। बट पहले एक सर्टिफिकेट आता था, उसमें लिखा रहता था 10% बॉन्ड इशूड बाई, तो वो जो रेट मेंशन्ड है दैट इज द कूपन रेट। कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू विल गिव यू कूपन अमाउंट। कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू विल गिव यू कूपन अमाउंट। और एक चीज़ और याद रखना है कि इंडिया में अगर आप कंपनी है जो बॉन्ड इशू कर रही है तो आपको इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन मिलेगा। जिस क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हो तो वहाँ पर हम टैक्स का भी एडजस्टमेंट करते हैं, और अगर आप बॉन्ड होल्डर हैं तो आपको टैक्स पे करना है उसके ऊपर। तो दो चीज़ें ध्यान में रखना है, अगर आप बॉन्ड होल्डर है तो टैक्स पे करना है, और अगर आप इशूइंग कंपनी है तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा और भी टैक्स के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सब भी आपने सीखा है ना, तो वो भी हमें अपने कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं यूज़ करना है, बट वो बहुत बेसिक आता है। ये टॉपिक टैक्स का नहीं है, याद रखना, बट बेसिक नॉलेज ऑफ टैक्सेशन इज़ रिक्वायर्ड। कल को आप कंपनी के CFO बनेंगे और बॉन्ड इशू करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन होगा इस बॉन्ड को इशू करके, बिकॉज कंपनीज जो होती है वो करोड़ों रुपए के बॉन्ड इशू करती है, और अगर 15-20% का भी टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो उससे आपके कैश फ्लो पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो जहाँ जहाँ टैक्स रेट दिया होगा उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कूपन रेट। कूपन पेमेंट, सॉरी, कूपन पेमेंट का मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इज इट राइट? जैसे मान लो ये 5 ईयर बॉन्ड है, तो कंपनी क्या करेगी, 5 बार कूपन पे करेगी इफ इट इज एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड, इफ इट इज एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड। और अगर सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड रहा तो क्या करेंगे, 10 बार करेंगे, हर साल 2 बार। एक फिक्स डेट रहता है, उस डेट को कंपनी क्या करती है, कूपन कैलकुलेट करती है, और जिन्होंने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट डिटेल दे रखा रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, उतनी तारीख को वो कूपन आपके बैंक अकाउंट में अपने आप वो क्रेडिट कर देते हैं वो, इज इट राइट? सो दैट इज कूपन पेमेंट। कौन किसको पे करता है, कंपनी पेज टू द बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड इशूअर टू द बॉन्ड होल्डर, इज इट राइट? हाउ टू कंप्यूट कूपन पेमेंट, सिंपल, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, और अगर हाफ ईयरली हो तो 6/12 करना है, और अगर हाफ ईयरली नहीं हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम एक सवाल पूछोगे कि सर हमें हाफ ईयरली अज्यूम करना है कि एनुअल अज्यूम करना है, तो प्रैक्टिकली कंपनीज 2 बार पे करती, प्रैक्टिकली। अगर आपने कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ध्यान में होगा, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम अज्यूम करेंगे एनुअल। जब तक क्वेश्चन में हाफ ईयरली नहीं दिया हो या कोई हिंट नहीं दी हो, कभी कभी हिंट दिया रहता है, तो हिंट से भी आपको समझ में आ जाएगा, या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है या कोई हिंट भी नहीं दिया है, तो एनुअल कूपन पेमेंट अज्यूम करना है, इज इट राइट? एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनुअल कूपन पेमेंट अज्यूम करना है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट, सिर्फ एक बॉन्ड ऐसी होती है जिसका मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। कौन सी बॉन्ड का? मैंने आज बताया था आपको, इरिडीमेबल बॉन्ड, उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। उसके अलावा बाकी सारे बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है। तो जब भी आप कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप देखना उसमें लिखा रहेगा ये बॉन्ड लेटर से 31 मार्च 29 को मैच्योर होगा, इज इट राइट? तो यहाँ पर जाकर ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी डेट के दिन क्या होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग कूपन अमाउंट है वो पे होगा। सपोज हमने 31 मार्च 28 तक का कूपन ऑलरेडी पे कर दिया है, तो यहाँ पर आपको 1 साल का कूपन मिलेगा, प्लस आपको
रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी प्लस आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा? रिडम्पशन वैल्यू यूजुअली फेस वैल्यू होता है, बट इट कैन बी एट अ प्रीमियम ऑल्सो, इट कैन बी एट अ प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो रिडम्पशन वैल्यू क्या ट्रीट करना है? फेस वैल्यू। अपने आप प्रीमियम तो आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। कुछ कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करती है। प्रीमियम पे रिडीम करने से किसको फ़ायदा है? इन्वेस्टर को, उसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। बट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी हमें उसे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, दैट इज़ प्रीमियम। या तो डिस्काउंट पे इशू करती है या प्रीमियम पे रिडीम करती है। और मैच्योरिटी वाले दिन जितने भी कूपन, जो भी कूपन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो भी पे करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनल मैच्योरिटी, यानी जिस दिन बॉन्ड इशू किया गया था वहाँ से लेकर मैच्योरिटी डेट तक कितने सालों का गैप है। सो अगर डेट ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड, कंपनी ने जब पहली बार बॉन्ड इशू किया इज सपोज 1/4/2020 एंड मैच्योरिटी डेट इज सपोज 31 मार्च 2026। अब स्टूडेंट मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड, ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 साल हो गए ना, 6 ईयर। सो दिस इज ओरिजिनल मैच्योरिटी। उसकी काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है? इशू ऑफ बॉन्ड से लेकर मैच्योरिटी डेट तक काउंटिंग करनी है। कुछ क्वेश्चन में आपको ये दोनों डेट्स दिए रहते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स खुद ही निकाल लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें ये लगेगा यानी कितनी बार एक कूपन पे करेगी। अगर एनुअल कूपन हो तो 6 बार, अगर सेमी एनुअल कूपन हो तो कितनी बार पे करेगी? 12 बार पे करेगी। इज इट राइट? और एक होता है रिमेनिंग मैच्योरिटी। क्या ओरिजिनल मैच्योरिटी और रिमेनिंग मैच्योरिटी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अब इसी क्वेश्चन को मैं वापस लिखता हूं। डेट ऑफ इशू is 1/4/2020, maturity date suppose 31 मार्च 2026 है, लेकिन मुझे बॉन्ड को बीच में कभी वैल्यू करना है, डेट ऑफ वैल्यूएशन। सपोज डेट ऑफ वैल्यूएशन है 1/4/2022, तो मुझे क्या करना है? मुझे रिमेनिंग मैच्योरिटी देखनी है, मुझे रिमेनिंग मैच्योरिटी देखनी है। जो बीत गई सो बात गई। अब अगर कोई यहाँ पर बॉन्ड को वैल्यू करेगा तो वो देखेगा कि मुझे इस बॉन्ड में वैल्यू करके, अब इन्वेस्ट करके अब क्या मिलेगा? मुझे तो जो रिमेनिंग कैश फ्लो वो मिलेगा ना। कितने साल बच गए? 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पर मेरा आंसर 4 ईयर्स आएगा, 4 साल का डिफरेंस। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, यानी इस बॉन्ड को यहाँ पे वैल्यू करने के लिए आपको 4 साल का कूपन लेना है। 4 साल का, 2 साल बीत गए वो आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इज इट राइट? जैसे सीए का कोर्स है, कितने साल का है? 1 साल फाउंडेशन, 1 साल इंटर, 3 साल फाइनल, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो ओरिजिनल मैच्योरिटी 5 साल है। अभी तुम यहाँ पर हो, फाइनल में हो, तो रिमेनिंग मैच्योरिटी कितनी है? 3 साल, जिनका अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने वाले, उनकी रिमेनिंग मैच्योरिटी क्या है? 6 मंथ्स। इज इट राइट? अब आपको जो भी सोचना आगे का 6 महीने का सोचना है। तो उसी तरह बॉन्ड में कैलकुलेशन के लिए रिमेनिंग मैच्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। अगला कॉन्सेप्ट है रिक्वायर्ड रिटर्न। व्हाट इज रिक्वायर्ड रिटर्न? पहले मैं आपसे क्वेरी पूछूंगा, इज रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू कूपन रेट? इज रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू कूपन रेट? क्या रिक्वायर्ड रिटर्न और कूपन रेट सेम है? ऑप्शन ए यस,
ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी समटाइम्स, समटाइम्स yes, they can be equal also, maybe option C, option C is right, ऑप्शन सी इज राइट। रिक्वायर्ड रिटर्न और कूपन रेट इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एज एन इन्वेस्टर आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। कूपन रेट का मतलब जो कंपनी ने बॉन्ड इशू करते समय एक प्रॉमिस कर दिया है, तो हो सकता है आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न उससे ज़्यादा हो सकता है आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न उससे कम हो। ओके, जरा समझने की कोशिश करो, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, ये बात तो पता है। आप लोग इतने बड़े स्टूडेंट हो, न्यूज़पेपर में देखते होंगे कभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, इज इट राइट? कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है 1/4 सपोज 2015 को, डेट ऑफ इशू, और इसकी मैच्योरिटी डेट सपोज है 1/4/2029, 14 साल या 15 साल का बॉन्ड है ये, ठीक है। अब मुझे इस बॉन्ड को यहाँ पर खरीदना है, 1/4/2024 को सपोज मैं बॉन्ड बाई करना चाहता हूँ मार्केट से। बॉन्ड्स भी ट्रेडिंग होते हैं, बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है, जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है वैसे बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग होती है, उसका मार्केट अलग है। बट यूजुअली यहाँ पे टिकट साइज बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप 100, 200, 500 में नहीं खेल सकते हो। यहाँ पे शेयर मार्केट में कैसा है, 1000-500 में भी आप खेल सकते हैं ना, 4 शेयर खरीद लिया 250 वाले, गेम स्टार्ट। बट बॉन्ड में यूजुअली क्या है, थोड़ा लॉट साइज बड़े होते हैं, तो हर कोई उसमें घुसता नहीं है। तो बॉन्ड की भी ट्रेडिंग होती है। तो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग किया, जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था उस समय मार्केट खराब था, सिर्फ कंपनी ने कहा हम 6% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन आज जिस दिन बॉन्ड की वैल्यू कर रहे हैं, आज मार्केट में सिमिलर बॉन्ड्स आर पेइंग 9% इंटरेस्ट, तो मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगी? 9। मैं बोलूँगा भैया मुझे तो 9 चाहिए, क्योंकि दूसरे बॉन्ड में 9% रिटर्न मिल रहा है, इज इट राइट? तो इसलिए कूपन रेट और रिक्वायर्ड रिटर्न डिफरेंट हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कई बार ये ज़्यादा हो जाता है और ये कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि जब आप बॉन्ड की वैल्यू कर रहे हो उस समय मार्केट में रेट क्या चल रहा है, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, उसके अलावा अपना रिस्क भी देखते हो कि भैया मुझे क्या लगता है इसमें कितना रिस्क है। तो अगर आपको लगता है रिस्क ज़्यादा है तो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न आप इंक्रीज कर दोगे। जो इन्वेस्टर को चाहिए वो है, जो कंपनी दे रही है वो नहीं। जो कंपनी दे रही है वो कूपन रेट है, और जो इन्वेस्टर को चाहिए वो रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो कंपनी दे रही है, जो कंपनी दे रही है उसको हम बोलेंगे कूपन रेट, और जो इन्वेस्टर को चाहिए दैट इज योर रिक्वायर्ड रिटर्न। यहां पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मुझे बताओ ये रिक्वायर्ड रिटर्न को हम कहां यूज करेंगे, ये तो हम चाहते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न इज यूज फॉर डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड रिटर्न आप चाहिए तो लिख के रखना, रिक्वायर्ड रिटर्न is used for calculating the intrinsic value of bond। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इतना मैं अमाउंट पे करना चाहता हूं, उसके लिए मैं डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करूंगा? रिक्वायर्ड रिटर्न। मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न है उसको मैं यूज करूंगा डिस्काउंटिंग के लिए।
तो जिनको जो भी लिखना हो साथ साथ नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखते जाना। कई बार आपको अभी याद रहेगा, 1 महीना 2 महीना बाद रिवाइज करने बैठते तो फिर कुछ याद नहीं रहता। जो भी आपकी बुक में और नोटबुक में है वही आपके साथ रहेगा, ठीक है। बाकी तो सब धुआं है, उड़ जाएगा। वो एक ऐड में भी आता है ना, बहुत ज़ोर से आंधी चलती है, बोली सब कुछ तो चला गया, बस आपका परफ्यूम रह गया। तो वैसे ही है, सब कुछ चला जाएगा, बस आपकी नोटबुक में और आपकी बुक में जो लिखा वही रह जाएगा। इसलिए साथ साथ लिखते रहना है, ओके। और एक और कॉन्सेप्ट है रिडम्पशन वैल्यू। ये तो बहुत इजी है। रिडम्पशन वैल्यू यानी मैच्योरिटी वाले दिन अमाउंट पेएबल टू द बॉन्ड होल्डर इज कॉल्ड रिडम्पशन वैल्यू। अब ये रिडम्पशन वैल्यू क्या हो सकता है? पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, या डिस्काउंट पे। डिस्काउंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि मैंने कभी देखा नहीं है कोई कंपनी रिडम्पशन डिस्काउंट पे कर रही है। लेकिन आप कौन? स्टूडेंट। क्वेश्चन में दे दिया 1000 रुपये का बॉन्ड है, 995 पे डिस्काउंट इशू रिडम्पशन होगा, तो आप 995 लेके सॉल्व करो, चुपचाप घर आ जाओ, ठीक है। बट यूजुअली अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो मैंने आपकी बुक में नोट लिख दिया है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको पार पे रिडीम करना है स्टूडेंट को। प्रीमियम या डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे तब जब क्वेश्चन में दिया होगा। कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जहाँ पे प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, इज इट राइट? हम सब टाइप के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको एक ध्यान आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे कुछ किसी का लिखना छूटा तो नहीं ना? ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड किस प्रकार का है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होगी, इज इट राइट? क्या ये सारे बॉन्ड हमारे सिलेबस में है? यस। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा आपकी बुक में, जो है सिलेबस में वही है, ठीक है। एक होता है कूपन बॉन्ड, मैं आपका मीनिंग नीचे मैंने सबका लिखा, उससे मैं बताऊंगा। परपेचुअल बॉन्ड, सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ऑप्शन टेंडर बॉन्ड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बॉन्ड्स का नेचर जानना जरूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। तो फर्स्ट इज कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड मतलब दिस विल पे कूपन पीरियोडिकली टिल मैच्योरिटी एंड द फेस वैल्यू विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। नोट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये लिखना मत, जरा समझो सिर्फ। फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, कूपन रेट 10% एंड मैच्योरिटी लेट्स से 5 इयर्स। तो ये बॉन्ड में क्या होगा, आपको समझना है कि अगर मैंने ये बॉन्ड बाई किया तो मुझे क्या मिलेगा। ईयर 1 में क्या मिलेगा? सिर्फ कूपन मिलेगा, 10% ऑफ 1000, 100, 100, 100, 100। लास्ट ईयर में क्या मिलेगा? 100 तो मिलेगा ही, और 1000 रुपया रिडम्पशन भी मिलेगा। तो कूपन बॉन्ड का कैश फ्लो का पैटर्न यूजुअली इस तरह से होगा, इज इट राइट? और सेमी एनुअल रहा तो हर 6-6 महीने बाद आपको 50-50 रुपये मिलेंगे। अगर ये बॉन्ड को मैं सेमी एनुअल कर दूं तो पहले 50-50-50 आपको मिलते रहेंगे हर 6-6 महीने बाद, और आखिरी में आपको 50 + 1000 मिलेगा। तो हमें कूपन बॉन्ड में भी 2 टाइप के क्वेश्चन करने हैं आज। एक एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड और एक कूपन पेइंग बॉन्ड, और एक दूसरा है परपेचुअल बॉन्ड यानी इरिडीमेबल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इरिडीमेबल बॉन्ड, जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाइड नहीं है, जिसमें मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाइड नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर बाद। सिर्फ उसने लिखा कंपनी हैज इशूड 8% बॉन्ड एट दिस रेट, और फिर उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस आएंगे, इज इट राइट? तो दैट इज नो मैच्योरिटी डेट। लेकिन इसमें एक
फिर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको पीरियोडिकली एक कूपन मिलेगा विच कैन बी एनुअल और हाफ ईयर। तो ये भी एक बॉन्ड है। वैसे प्रैक्टिकली ये बॉन्ड कम इशू होते हैं। प्रैक्टिकली आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देखो तो आपको बहुत कम ऐसी कंपनीज या नहीं के बराबर मिलेगी। वैसे है, जीरो में नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कम है जो ये बॉन्ड इशू करती है। कंपनी इशू करना चाहेगी लेकिन कोई इन्वेस्ट भी तो करना चाहिए ना। नेक्स्ट इज सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड। ये क्या होता है? सेल्फ अमोर्टाइजिंग मतलब धीरे धीरे ये बॉन्ड रिडीम होता है। ये बॉन्ड धीरे धीरे रिडीम होगा, इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होगा। जैसे समझना, सपोज फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, कूपन रेट 10% है और मैच्योरिटी सपोज 3 इयर्स है। एंड रिडम्पशन का उसमें उन्होंने क्या कंडीशन रखी है, इसको मैच्योरिटी में 4 इयर्स कर देता हूँ। रिडम्पशन विल बी 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 250 ईच। तो यहां पर कैश फ्लो कैसे बनेगा जरा देखना। ईयर 1 2 3 4 कंपनी 2 कैश फ्लो देगी यहां पे आपको। एक तो आपको 250 रुपये हर साल देगी, क्योंकि अब उसमें लिखा है 4 इंस्टॉलमेंट्स में 1000 रुपीज़ रिडीम हो जाएगा। और एक आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी। कितना? फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 10% ऑफ 1000, 100 रुपीज़। सेकेंड ईयर में अभी 250 रिडीम हो गया तो 750 बचे हैं तो 75 होगा। फिर 250 रिडीम हो गया 50, फिर 250 रिडीम हो गया, तो आपका टोटल जो कैश फ्लो होगा 350, 325, 300, 275। फिर इसको डिस्काउंट करके आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है। आपको ये टेबल ठीक से बनाना है और उसके बाद जो टोटल कैश फ्लो आएगा उसको डिस्काउंट करना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी के दिन रिडीम नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होता है। जैसे ही एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में होगा तो वो सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड हो जाएगा। जब भी हम प्रिंसिपल पे करेंगे, क्या करना, प्रिंसिपल घटाने के बाद अगले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कम करना है आपको। ना तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है 100 लिख देता है, जल्दी जल्दी में मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड जिसपे बॉन्ड जो है उसकी एक तो मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा होती है। अगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड में सपोज फेस वैल्यू 1 लाख रुपए है, ये ईयर 0 है, ये ईयर 25 है, 25 साल इसकी मैच्योरिटी है, तो कंपनी इशू कितने पे करेगी? 1 लाख पे करेगी या कम? इंटरेस्ट बीच में नहीं मिलने वाला, बीच में कुछ कैश फ्लो नहीं होगा, तो कंपनी कितना अमाउंट पे करेगी या कितना अमाउंट पे इशू करेगी? 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू पे, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि ये अमाउंट तो फ्यूचर वैल्यू है, ये तो 25 साल बाद रिडीम करना है। तो हम इशू करते समय क्या करेंगे, 1 लाख लेंगे डिवाइड बाई, मान लो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 25, ये हो जाएगा आपका इशू प्राइस। एक बार कैलकुलेटर उठाना जरा, कैलकुलेटर उठाओ, 1 लाख टाइप करना, 1 लाख डिवाइड बाई 1.10 और 25 बार इक्वल टू प्रेस कर दो, तो इसकी इशू प्राइस आ जाएगी। बताइए जरा, 9229.5 कितना आ रहा है? 9229.60। सभी लोग का इतना ही आंसर आ रहा है। अभी कंपनी देखो मार्केटिंग कैसे करती है। कंपनी बोलती है, मतलब बड़े बड़े पोस्टर में लिखा रहेगा कि आप आज 2000
29 या लीटर से 30 रुपया इन्वेस्ट करो, आज आप इन्वेस्ट करेंगे 9230 और आपको मिलेगा पूरे 1 लाख। लेकिन कब मिलेगा? वो बहुत छोटे से फॉन्ट में कहीं पे कोने में लिखा रहेगा 25 ईयर। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है? कोई आप पे बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है, आपको 10% के रेट से कूपन पे कर रही है या इंटरेस्ट पे कर रही है। तो 10% अगर आप ऐड करोगे तो 25 साल के बाद 1 लाख तक पहुंच जाओगे। यानी इनडायरेक्टली कंपनी आपको 10% रिटर्न दे रही है, जो ऐड होते होते आप वहां तक पहुंच जाओगे। इज इट राइट? तो इस तरह से हम जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड की वैल्यू करते हैं। अगर ये मैच्योरिटी कम होगी तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया? यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट हो गई 90770, जरा चेक करना, ठीक है, 907। इतना कंपनी ऐसा क्लेम करती है, हम आपको इतने डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू कर रहे हैं, 1 लाख का बॉन्ड सिर्फ 9230 में। अभी इंडिया में क्या है, हर कोई तो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो सोचता है कि कितना अच्छा आइडिया है, 9230 लगाओ 1 लाख पाओ, लेकिन वो मिलेगा 25 साल बाद। तो कुछ लोग सोचते हैं चलो लगा देते हैं, एक 25 साल के बाद 1 लाख बड़ा अमाउंट एक मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है, इसलिए इसका नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। लेकिन अगर वही बॉन्ड की मैच्योरिटी सिर्फ 5 साल हो, 1 लाख 5 ईयर, तो यहाँ पर इशू प्राइस क्या होगा? 1 लाख डिवाइड बाई 1.10 टू द पावर 5। अब ये अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट आएगा, 62092। तो दोनों बॉन्ड की कैलकुलेशन सेम है। जीरो कूपन बॉन्ड, इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और पिछले वाले को डीप डिस्काउंट बॉन्ड। उसको सिर्फ इसलिए डीप डिस्काउंट बोलते हैं क्योंकि उसमें जो इशू प्राइस है और वो फेस वैल्यू है उसके बीच ह्यूज डिफरेंस होता है। डीप डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट, बट बाकी प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चाहे प्रॉब्लम में डीप डिस्काउंट बॉन्ड लिखा रहो या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड रहो, उसका कैलकुलेशन हमें सिंपल करना है। तो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को बीच बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे बैंक के एफडी में होता है ना। एफडी तो आपने किया होगा, जैसे बैंक बोलती है आप 10,000 रुपये एफडी करो, 5 साल के बाद आपको 13,520 रुपये मिल जाएंगे, वही हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा रिवर्स करते हैं, फेस वैल्यू 10,000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर देते हैं। काम वही करते हैं जो बैंक एफडी में होता है। जो आपका इशू प्राइस है और जो रिडम्पशन वैल्यू है, दैट डिफरेंस इज द इंटरेस्ट। इज इट राइट? और इंडिया में एक और एडवांटेज क्या है इसका, इनकम टैक्स में इसको कैपिटल गेन माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हम हर साल कूपन पे करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आप हैं तो जो भी आप स्लैब में बैठोगे उतना टैक्स भरना है आपको। अगर आप 30% वाले स्लैब में हो तो 30% टैक्स रेट लग जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इसको मानते हैं, एक तो उसका रेट कम होता है, कितना है अभी 10-20% ही रहता है ना, मुझे टैक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं, मान लो 15-20% लिख देते हैं। और दूसरा बेनिफिट है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब उसको आज की कॉस्ट पे लेकर आएंगे, तो उससे आपका ऑलरेडी जो कॉस्ट था 9,000 कुछ रुपए हैं, वो आज की अगर मैं उसको इंडेक्स करूं तो वैसे ही बढ़ते बढ़ते 70-80 हज़ार तो वहीं पहुंच जाएगा। डिफरेंस पे सिर्फ 20%, तो बहुत कम टैक्स लगता है, तो ये एडवांटेज है। तो कुछ कंपनी ये भी चालाकी करती है, इज इट राइट? और कुछ कंपनी एक और चालाकी करती है, वो उसकी अकाउंटिंग में चालाकी करती है। कैसे? कि कंपनीज एक्ट में लिखा है द डिस्काउंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने की जगह क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट जो बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सब कांड भी होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पर्पज से भी।
वो लिखना नहीं है, आपको सिर्फ टैक्स तक ही लिखना है। एंड देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड इज सेम लाइक डीप डिस्काउंट बॉन्ड। सिर्फ मैं आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ थ्योरी क्वेश्चन के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड क्यों इशू करेगी? कंपनी कूपन बॉन्ड सीधा क्यों इशू नहीं करती है? इज इट राइट? तो जीरो कूपन बॉन्ड का एक एडवांटेज क्या है कि आपको हर साल इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लास्ट में एक साथ पे करना है। मान लो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो हाईवे बनने में कितने साल लगेंगे? 3 साल, 5 साल, तब तक आपका कोई इनकम नहीं होगा। हाईवे बनने के बाद जब टोल कलेक्ट करना चालू करेंगे तो आपकी इनकम चालू होगी। अगर आपने कूपन बॉन्ड इशू कर दिया तो आपका एक और कॉस्ट बढ़ जाता है हर साल, क्या? इंटरेस्ट पे करने का। और ये हाईवे वगैरह बनाने में मतलब आपको करीब मान लो 500 करोड़ रुपए लग गए हैं एग्जाम्पल के लिए, और भी ज़्यादा लगते हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना होगा, आपके ऊपर और बर्डन आ जाएगा कैश फ्लो का। तो कंपनी सोचती है काम करो, पहले 5 साल का जीरो कूपन बॉन्ड इशू करो, बाद में जब कमाई होगी उससे हम पे करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लाइक हाईवे, पावर, ओके, बड़े बड़े हॉस्पिटल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब कंपनी ये बॉन्ड इशू कर सकती है ताकि जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें आपको इंटरेस्ट पे करने का बर्डन नहीं है। आप उसको सिर्फ अक्रू कर सकते हो, अकाउंटिंग वाइज आप उसको अक्रू कर सकते हो, लेकिन पे नहीं करना है। अक्रू भी करते जाओगे उस पर टैक्स शील्ड भी मिलता जाएगा, तो एक टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई है, ठीक है। और दूसरा है मार्केटेबिलिटी। मैंने आपको बताया ना, जोर जोर से बोलना है। लाख रुपए का बॉन्ड सिर्फ 10,000 में, बहुत सारी पब्लिक कूद पड़ती है, उसको लगता है लाख रुपए का बॉन्ड 10,000 में, चलो ले लेते हैं, 4 बच्चे के नाम पे। बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, फीस भरने में इजी रहेगा, इज इट राइट? उसको ये नहीं पता रहता कि 25 साल बाद कॉलेज की फीस भी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन कंपनी जो है वो मार्केटेबिलिटी के लिए यूज़ करती है, और बहुत सारे इन्वेस्टर को भी लगता है चलो ठीक है एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करो, हम भी निश्चिंत है कि 25 साल बाद इतना अमाउंट मिलता है। तो बिकॉज द अमाउंट इन्वेस्टेड इज लोअर देन कूपन बॉन्ड। इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज ऑलरेडी मैंने बताया, जो अमाउंट आपको आज इन्वेस्ट करना है बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू अ कूपन बॉन्ड। दूसरा, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर है, 30% वाले स्लैब में हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको एडवांटेज बताया है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। इसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक तो रेट ऑफ टैक्स कम होता है, दूसरा इंडेक्सेशन, लो रेट ऑफ टैक्स एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी बहुत ही माइनर टैक्स लायबिलिटी आती है, हर साल 30% नहीं देना पड़ता है, एंड यूजुअली ये सिक्योर्ड होते हैं। कल को कंपनी ने अगर पे नहीं किया तो आप कोर्ट में जाकर अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्शन बॉन्ड। ऑप्शन बॉन्ड यानी ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर आप ध्यान से, जब कोई कंपनी डिबेंचर वगैरह इशू करेगी, न्यूज़पेपर में ऐड भी आता है, कभी देखना, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास कि आपको इंटरेस्ट कैसे चाहिए। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे इंटरेस्ट अभी नहीं चाहिए, मैच्योरिटी वाले दिन चाहिए। तो उसमें ऐसे 2 बॉक्स बने रहते हैं फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, एक में लिखा रहता है क्यूमुलेटिव, एक में नॉन क्यूमुलेटिव। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? सपोज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 5 साल के बाद आपको सीधा 1000 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा।
वो इंटरेस्ट क्या अक्रू होता जाएगा और आपको 5 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जैसे बैंक एफडी होती है, सिमिलर टू बैंक एफडी। लेकिन मान लो आपने इसको टिक कर दिया तो आपको हर 6 महीने बाद या साल भर बाद एनुअल रहा तो एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपकी कैश फ्लो नीड्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर कैश फ्लो नीड्स। अगर आप मान लो अभी अभी सीए बने हैं, 15 लाख रुपए की सैलरी है पर एनम, पर मंथ नहीं, ठीक है, महीने का करीब 1.25 लाख रुपीस आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? सोच के बताना। हाँ, 1.25 लाख रुपए अगर महीने में आपको सैलरी मिल रही है तो क्यूमुलेटिव टिक करेंगे या नॉन क्यूमुलेटिव? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कैश फ्लो है। लेकिन सपोज आप रिटायर हो गए, रिटायर्ड पर्सन, 60 साल की जॉब खत्म, पेंशन मिला, पेंशन को उसको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड में, वो आदमी कौन सा ऑप्शन टिक करेगा? नॉन क्यूमुलेटिव, बिकॉज अब उसके पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं आ रहा है। तो उसको मान लो 50 लाख रुपए पेंशन मिला या जो भी ग्रेचुइटी मिली उसमें इन्वेस्ट कर देगा, इंटू 8% अगर मान लो बॉन्ड पे इंटरेस्ट है तो हर साल उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट। 4 लाख में उसका जीवन गुजारा होगा। इज इट राइट? तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सो ये सब जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप सीए बनेंगे, लोग आपको पूछेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो उसकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उसको सलाह देनी है। इज इट राइट? क्योंकि अगर आपने सपोज आप यंग आदमी 1 लाख रुपए की सैलरी है और आपने नॉन क्यूमुलेटिव टिक कर दिया तो पैसा आएगा, फिर उसको इन्वेस्ट करने का आपको झंझट आएगा, है कि नहीं? कई बार पैसा आके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, आपको टाइम ही नहीं है, 1 महीने के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो इस 1 महीने का आपको इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, और पैसा अकाउंट में आ गया तो खर्चा करने की भी इच्छा जागृत ज़्यादा होती है। आजकल गूगल पे आने के बाद तो इतनी खर्चा करने की इच्छा होती मत पूछो। पहले मैं महीने में 3,000 रुपये खर्च करता था, आजकल हफ्ते में हो जाता है। चलते फिरते कुछ भी खा लिया, पी लिया, खरीद लिया, तो बैंक में पैसा रखना ही नहीं है गूगल पे वाले लोग। एक और है इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड क्या होता है, उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है? इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है बताओ ना, आपके हिसाब से इन्फ्लेशन रेट कितना है? या जो भी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो 6% है, ठीक है। आपने कहा, मैंने लिखा, गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट कितना है? जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड आपको पता है उसमें हाईएस्ट वाले पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। 100 रुपये आपने आज इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद आपको 108 रुपये मिले। थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेशन को एक बार 10 कर देते हैं, ठीक है। आज जो भी गुड्स एंड सर्विस आप 100 रुपये में खरीदते हैं उसकी वैल्यू 1 साल के बाद कितनी होगी? अगर 10% इन्फ्लेशन है तो 110। आपने 100 रुपये कमाए, 1 साल के बाद आपको 108 गवर्नमेंट देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गुड्स एंड सर्विस आप आज कंज्यूम करते हैं 100 रुपये में, उसकी कीमत बढ़कर हो गई 110, दैट इज इन्फ्लेशन। तो क्या आपका कुछ नेट गेन या नेट लॉस हुआ? इन्वेस्ट करके 2 रुपये का घाटा हुआ है, क्योंकि अब आप वही चीज़ खरीदने जाओगे मार्केट में तो 110 में मिलेगा, और सरकार ने आपको कितना रिफंड कर दिया? 108 इंटरेस्ट के साथ। तो इन्वेस्टर सोच रहा है ये तो बड़ा अजीब गणित है, हमारे सर तो क्लास में सिखाते इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, इधर तो इन्वेस्ट करके घाटा हो रहा है। तो क्या करें? या तो इन्फ्लेशन कम करो या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब इन्फ्लेशन कम करना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है
कि आप कोई भी चीज़ को आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो कुछ गवर्नमेंट, अभी इंडिया में ऐसा बॉन्ड आया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गवर्नमेंट्स क्या करती है, उनका कूपन रेट जो होता है वो इस तरह से होता है, इन्फ्लेशन रेट प्लस लेटेस्ट से 5%। अब क्या होगा, अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% है तो 15% आपको मिलेगा, इन्फ्लेशन 8 हो गया तो 13 मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हर बार आपको इन्फ्लेशन से 5% ज़्यादा मिलता है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड। बहुत कम गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, कोई भी हो, इंडिया हो अमेरिका हो, सारी की सारी गवर्नमेंट का एक और एकमात्र ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? हाँ करेक्ट, पब्लिक को बैठा के बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, 6% में क्या होने वाला है, इंटरेस्ट रेट में होने वाला है क्या? ये जो शर्ट खरीदते 1 साल पहले 100 रुपये में था, तो अभी 105 रुपये 110 रुपये हो जाता है। जो मिल्क खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, तो आपको इंटरेस्ट एक्चुअली नहीं के बराबर है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट, रियल नेगेटिव इंटरेस्ट। रियली आपको नेगेटिव कमाई हो रही है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, या कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके जहां इन्फ्लेशन रेट से कम कूपन है। ओके, अब एक और बॉन्ड पे आते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड टू अ बेंचमार्क रेट। मतलब कि कोई बेंचमार्क रेट लेंगे, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट ले लिया या आरबीआई रेट ले लिया। आरबीआई का एक रेपो रेट होता है जिस रेट से आरबीआई बैंक्स को लेंडिंग करती है। तो इंटरेस्ट रेट यानी यहाँ पर कूपन किस तरह से होगा, कूपन रेट इज इक्वल टू आरबीआई रेपो रेट प्लस लेट से 3%। ये 3, 4, 5, 6 जो है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करेगा। अगर कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम है, तो ये प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन अगर बेकार कंपनी है, चोर कंपनी है, तो ये प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा, सपोज फर्स्ट ईयर में रेपो 4 है तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में रेपो बढ़ गया तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में रेपो घट गया तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कंपनी इशू करते समय बताएगी कि ये बेंचमार्क रेट कौन सा है, और जैसे जैसे बेंचमार्क रेट बदलेगा, आपको पता है गवर्नमेंट, ये जो आरबीआई हर क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट अनाउंस करती है, कम भी करती है, ज़्यादा भी करती है, कांस्टेंट भी रखती है। ओके, तो इंडिया में यूज़ करते हैं, या इसके कुछ और भी नाम है, एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा, वेरिएबल रेट बॉन्ड। अब आप मेरे को ये बताओ, जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, कि कंपनी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्यों इशू करना चाहती है? कोई कंपनी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्यों इशू करेगी? एक बार में फिक्स रेट बॉन्ड इशू करो, खुश रहो। करेक्ट, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि रेपो रेट कम होने वाला है, या जो भी बेंचमार्क रेट है वो कम हो सकता है फ्यूचर में, आज ज़्यादा है। जैसा कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी कभी रेट बहुत बढ़ जाता है कुछ पीरियड में, लेकिन लगता है ये बाद में घटेगा। अगर मैंने फिक्स रेट में इशू कर दिया, सपोज मैंने एक 8% वाले बॉन्ड पे इशू कर दिया 10 साल के, तो फिर मुझे 10 साल 8% ही देना है, लेकिन मुझे लगता है नहीं घटने वाला है, तो आने वाले समय में ये रेट मेरा 8 से कम हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठाओ। फिर आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा, फिर इन्वेस्टर ऐसे बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करता है? उसको अपोजिट उसकी थिंकिंग है, उसको लगता है नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, अगर मैंने 8% फिक्स रेट में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं तो 10 साल के लिए लॉक हो जाऊंगा, लेकिन अगर रेट बढ़ गया तो उसका मुझे बेनिफिट कम मिलेगा जब वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होगा।
फिर आपसे तीसरा सवाल, इन्वेस्टर को ऐसा क्यों लगता है रेट बढ़ रहा है और कंपनी को क्यों ऐसा लगता है रेट घटने वाला है, ये भी एक सवाल है। तो सबकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बेस होती है, इज इट राइट? इंफॉर्मेशन अवेलेबल में बी डिफरेंट, दोनों के पास डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है, इज इट राइट? अपना अपना गणित होता है सबका, तभी तो शेयर मार्केट में एक आदमी शेयर खरीदता है, दूसरा बेचता है। सबको लगेगा शेयर प्राइस बढ़ने वाला है कल, तो आज कोई बेचने वाला ही नहीं मिलेगा आपको। सभी डेरिवेटिव मार्केट में भी ये होता है, कोई कॉल ऑप्शन खरीदता है, कोई कॉल ऑप्शन बेचता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, दो लोग जिनकी व्यूज अपोजिट हैं वो मिलते हैं, तभी जाकर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्रिएट होता है। तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन टेंडर बॉन्ड, इसके बारे में बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं और ये 15 साल का बॉन्ड है, लेकिन आपको पैसे बीच में चाहिए कभी भी, इज इट राइट? बॉन्ड में क्या होता है, एक बार आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो फिर 15 साल तक आपको कूपन मिलेगा और रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी उसके बाद में, तब तक बीच में आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो बोलती है आप चाहो तो बीच में बॉन्ड को सरेंडर कर सकते हो और हम आपको रिडीम कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन टेंडर बॉन्ड। यहाँ पे किसके पास ऑप्शन है? इन्वेस्टर के पास। अगर वो चाहे तो मैच्योरिटी के पहले बॉन्ड को कंपनी को दे सकता है और कंपनी उसको रिडीम कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन टेंडर बॉन्ड और बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मीन्स द इन्वेस्टर हैज अ राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी and company has the obligation to repurchase and pay the amount. It is opposite of callable bond. क्या आपने callable bond सुना है? callable bond में कंपनी के पास राइट्स होते हैं, कंपनी मैच्योरिटी के पहले रिडीम कर सकती है, इज इट राइट? इसके बारे में आप मुझसे पूछोगे सर इसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा सेगमेंट ही हमारे चैप्टर में है, पूरा एक लेक्चर लगेगा कॉलेबल बॉन्ड पे, उस पर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखा है। कॉलेबल बॉन्ड इज अ सेपरेट सेगमेंट। फिर कुछ बच्चे कभी कभी सवाल पूछते हैं कि बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। जब कोई गवर्नमेंट इशू करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, ओके, लोकल गवर्नमेंट हो, तो देन वी कॉल इट बॉन्ड। मतलब जो इशूइंग पार्टी है वो कोई ना कोई गवर्नमेंट से लिंक्ड है, तो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कौन बैकिंग दे रहा है उसको? गवर्नमेंट। तो यूजुअली डिफॉल्ट नहीं होगा। या फिर कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। और डिबेंचर मतलब अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरी एंटिटी इशू करती है तो देन वी विल कॉल इट एज डिबेंचर, इज इट राइट? सो मान लो श्रीराम फाइनेंस ने बॉन्ड इशू कर दिया, एक कंपनी है श्रीराम फाइनेंस या टाटा मोटर्स, तो ये लोग भी ऐसे रेस करते हैं, बट इनके इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर। दूसरा डिफरेंस है, बॉन्ड्स आर यूजुअली सिक्योर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट है। डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। डिबेंचर अगर कुछ कंपनी चाहे तो अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकती है।